हरामखोरी क्या है भारत के नेताओं की? भारत के नेताओं की हरामखोरी ये है कि भारत के नेता भारत में भ्रष्टाचार करते हैं, ये आप सब जानते हैं। और भारत के नेता कितने भ्रष्टाचारी हैं ये अब आपको सुनाने की जरूरत नहीं है, आपने अपनी आंखों के सामने देख लिया है। ये हरामखोर नेता इतने निकृष्ट स्तर पर गिरे हुए हैं कि हमने उनको संसद में चुनकर भेजा था हमारे सवाल पूछने के लिए, सवाल पूछने का भी पैसा खाते। इससे ज्यादा गिराई की कोई बात हो सकती है? गिरावट की। हमने जिस काम के लिए संसद में भेजा, हमने जिस काम के लिए विधानसभा में भेजा, और हम हमारे टैक्स के पैसे का उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं पगार के रूप में, वो नेता हमारा ही प्रश्न संसद में पूछने के लिए रिश्वत खाते हैं। तो ये गिरावट कितनी है नेताओं में, आप अंदाजा लगा लो। तो भारत के नेता हर कदम पर रिश्वत खाते हैं। और भारत की सरकार खुद कहती है कि प्रतिवर्ष भारत में 77 से 80 हजार करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होता है प्रतिवर्ष। माने भारत के नेता और अधिकारी हर साल 77 से 80 हजार करोड़ रुपए भ्रष्टाचार में खा लेते हैं हर साल। राजीव गांधी जब जीवित थे इस देश में, तब उन्होंने एक सूत्र दिया था, वो ये कि जब मैं 1 रुपया दिल्ली से किसी गांव के व्यक्ति के ऊपर खर्च के लिए भेजता हूं तो मात्र 15 पैसे वहां तक पहुंचता है, 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है। सरकार हर साल भारत के नागरिकों के लिए बजट बनाती है और लगभग 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। राजीव गांधी फॉर्मूले के अनुसार इसका 15% ही खर्च हो पाता है, 85% तो भ्रष्टाचार में ही चला जाता है। तो आप अगर ये सोचें तो हर साल भारत में कितने लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होता है। ये सारा जो भ्रष्टाचार हर साल लाखों करोड़ों रुपए का होता है, ये कहां चला जाता है? ये सारा का सारा भ्रष्टाचार जो लाखों करोड़ों रुपए का भारत में होता है, ये स्विट्जरलैंड की बैंकों में जाकर जमा हो जाता है। भारत के सभी भ्रष्टाचारी नेताओं के स्विट्जरलैंड की बैंकों में खाते खुले हुए हैं। स्विस बैंक अकाउंट्स उनको कहा जाता है। अब स्विट्जरलैंड देश कैसे चल रहा है बिना टैक्स लगाए हुए, वो बात अब आपको समझ में आएगी। स्विट्जरलैंड में 37 बैंक हैं। भारत में जैसे 40 बैंक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे स्विट्जरलैंड में 37 बैंक हैं। उनके कुछ नाम है, बैंक ऑफ जिनीवा, बैंक ऑफ ज्यूरिख, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ऐसी 37 बैंकें हैं। इन 37 बैंकों में भारत के हरामखोर भ्रष्टाचारी नेताओं के खाते खुले हुए हैं। हर साल भारत में लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है। वो भ्रष्टाचार का पैसा स्विट्जरलैंड की बैंकों में जाकर जमा हो जाता है। अब स्विट्जरलैंड की जिन बैंकों में ये पैसा जमा होता है, उन बैंकों को ये स्विट्जरलैंड की सरकार के इंस्ट्रक्शंस हैं कि पैसा जमा करने वाले किसी व्यक्ति को ब्याज नहीं देना, इंटरेस्ट नहीं देना, उल्टा पैसा जमा करने वाले से ब्याज लेना सर्विस चार्ज के नाम पर। तो भारत के ये भ्रष्टाचारी नेता स्विट्जरलैंड में जब पैसा जमा करते हैं तो इनमें से किसी नेता को ब्याज नहीं मिलता उस पैसे पर, उल्टा जमा किए गए पैसे पर स्विट्जरलैंड की बैंकों को सर्विस चार्ज देना पड़ता है। और सर्विस चार्ज कितना है? 3.5% से शुरू होकर 16% तक सर्विस चार्ज देना पड़ता है। माने भ्रष्टाचार का 100 रुपया अगर स्विट्जरलैंड की बैंक में जमा किया तो 16 रुपए उसका देना पड़ेगा बैंक को सर्विस चार्ज में। 1000 करोड़ जमा किया तो उसके हिसाब से समझते जाओ 160 करोड़ देना पड़े। तो भारत के नेता लाखों करोड़ों रुपए स्विस बैंक में जमा करके रखते हैं, यहां भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा वहां रखते हैं। उस पैसे से जो सर्विस चार्ज वो वहां की बैंकों को देते हैं, बैंक वो पैसा अपनी सरकारों को देती है और स्विट्जरलैंड की सरकार उस पैसे से चलती है। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता, अर्थात स्विट्जरलैंड के नागरिक अमीर हैं क्योंकि भारत के नेता महाभ्रष्टाचारी और मानसिक रूप से गरीब हैं। इन भ्रष्टाचारी नेताओं के चलते ये देश गरीब है और स्विट्जरलैंड अमीर है। अगर भारत में भ्रष्टाचार नहीं हो, घोटाले ना हो, लूटखोरी ना हो इन नेताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, तो आज भी ये देश 10 साल के ज्यादा समय में सोने की चिड़िया हो जाएगा।
अगर ईमानदारी से हम जितना टैक्स भरते हैं 7.5 लाख करोड़ रुपए, ईमानदारी से ही वो टैक्स का पैसा नेता हमारे विकास पर खर्च करना शुरू करे तो 10 साल में वो 75 लाख करोड़ रुपए होता है। और 75 लाख करोड़ रुपए इस देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए पर्याप्त होता है। आप समझते हैं 75 लाख करोड़ रुपए का मतलब ये हो गया कि एक एक भारतवासी को 7.5 लाख रुपए देना। 107 करोड़ की आबादी है, हर भारतवासी को 7.5 लाख रुपए दे दो तो 75 लाख करोड़ बैठेगा, माने हर भारतवासी कम से कम लखपति तो हो ही जाएगा। तो इस देश की गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि नहीं है, इस देश की गरीबी का कारण हरामखोर नेताओं के भ्रष्टाचार की वृद्धि है। ये समझने की बात है। और अब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की हर राजनीतिक पार्टी में है। कोई राजकीय पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने को कहे कि हम दूध के धुले हुए हैं। पहले कुछ राजकीय पार्टियां कहती थी कि हमको देखो एक बार, और भारत के नागरिकों ने उनको देख लिया और पता चला कि वो महाभ्रष्ट निकले। दूसरे 10 पैसे के बराबर भ्रष्ट थे तो वो 50 पैसे के बराबर महाभ्रष्ट निकले। तो अब हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक पार्टी ये दम से नहीं कह सकती कि वो भ्रष्ट नहीं है। हर पार्टी में भ्रष्टाचार है, ऊपर से लेकर नीचे तक। बस अलग बात यह है कि कब कौन पकड़ गया और कब कौन नहीं पकड़ा गया। इसका मतलब ये हुआ है कि आज का पूरा राजनीतिक तंत्र ही भ्रष्टाचार के लिए चल रहा है। और दुर्भाग्य से हम कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र चल रहा है। ये लोकतंत्र कहाँ है भाई, ये तो लूट तंत्र चल रहा है। पहले अंग्रेज लूटते थे टैक्स लगा के, अब भारत सरकार लूट रही है आपको टैक्स लगा, और टैक्स पर टैक्स आप भरते चले जा रहे हैं, आपकी जेब खाली होती चली जा रही है। और टैक्स लगने से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ने से गरीब लोगों की जिंदगी तकलीफ में आती चली जा रही है। लेकिन हरामखोर नेताओं को भ्रष्टाचार करने से कोई बाज नहीं आ रहा। हर साल एक भ्रष्टाचार का मामला खुलता है, अगले साल उससे बड़ा खुलता है, फिर और बड़ा खुलता है, फिर और बड़ा खुलता है। और मैं 10-15 साल से देख रहा हूं जितने भ्रष्टाचारी बड़े बड़े नेता हैं, कभी जेल नहीं जाते, कभी फांसी की सजा नहीं पाते। गरीब लोग इस देश में 10-15 रुपए की चोरी में जेल में ठूस दिए जाते हैं, लेकिन वित्त मंत्री स्तर के लोग जो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करें तो भी जेल नहीं जाते। ऐसा न्यायतंत्र इस देश में चल रहा है। ये हमारी कानून और न्याय की व्यवस्था है। गरीब आदमी को जेल में डाल दो और कोई गरीब आदमी गलती से किसी का मर्डर कर दे, इच्छा नहीं थी फिर भी गलती से हो गया, तो 14 साल जेल में सड़ता रहे। और ये हरामखोर नेता जानबूझकर 30-30 मर्डर करें, 35-35 मर्डर करें तो पुलिस उनको पकड़ती नहीं। आपको मालूम है हमारी संसद में 540 सांसद हैं लोकसभा में, उनमें से 170 सांसद ऐसे हैं जो नोटेड क्रिमिनल्स हैं। उनमें से एक सांसद तो ऐसा है जिसने 37 मर्डर किए हैं और पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती। और जिस पार्टी में ये सांसद है उसके विपक्षी कहते हैं कि हमने भी ऐसे ही सांसदों को टिकट दिया है। उनकी पार्टी में 37 मर्डर वाला है तो हमारे यहां 35 मर्डर वाला है। तो तीसरे कहते हैं हमारे यहां 34 मर्डर वाला है। 170 सांसद जिनको हथकड़ी लगनी चाहिए था, तिहाड़ जेल में होना चाहिए था, वो संसद में बैठे हैं कानून बनाने के लिए। तो न्याय कैसे स्थापित होगा जरा बताओ इस देश में। और ये जो हालत लोकसभा की है, राज्यसभा की कोई इससे अच्छी नहीं है। राज्यसभा में भी बहुत सांसद हैं जिनको जेल के अंदर होना चाहिए था। और जो राज्यसभा लोकसभा की हालत है वो विधानसभाओं की हालत है। हमारे भारत की विधानसभाओं में 4250 एमएलएज हैं, जिनमें से 1870 एमएलएज नोटेड क्रिमिनल्स हैं जिनको जेलों में होना चाहिए। उनको विधानसभाओं में कानून बनाने के लिए रखा गया है। और मुझे दुख इस बात का है कि इन क्रिमिनल्स, डकैत, चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, बदमाश लोगों के खर्चे भारत के नागरिकों के टैक्स के पैसे से होते हैं।
आप ईमानदारी से हर साल लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स भरते हैं, आपके टैक्स के पैसे से इनकी पगार मिलती है, तनख्वाह मिलती है, टीए मिलता है, डीए मिलता है, और ये हरामखोर इतने नीचे गिरे हुए हैं कि जिस दिन चाहे उस दिन अपनी पगार बढ़ा लेते हैं। और संसद में सांसदों की पगार बढ़ाने का विधेयक जब भी पेश होता है 2 मिनट में पास होता है। भारत के लोगों के हित रक्षा के लिए अगर कोई कानून बनाना हो तो 50 साल नहीं बनता, और सांसदों के वेतन भत्ते बढ़ाने हो तो 2 मिनट में कानून बन जाता है। हमारे भारत की आजादी के समय महात्मा गांधी ने भारत के लोगों से एक वायदा किया था, आज तक नहीं हुआ वो पूरा। गांधी जी ने कहा था कि जिस दिन भारत में भारत के नागरिकों की सरकार बनेगी उसी दिन गाय की हत्या करने के विरोध में कानून बन जाएगा और पूरे देश में लागू हो जाएगा। ये गाय की हत्या रोकने का कानून 58 साल की आजादी के बाद भी नहीं बना है। हर साल 4.5 करोड़ गाय की हत्या इस देश में होती है, और भारत के किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसमें रुचि नहीं है कि गाय की हत्या रोकने का कानून बने, लेकिन सांसदों के पगार और भत्ते बढ़ाने का कानून हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में बन जाता है। और यहां तो कानून ऐसे भी बन जाते हैं कि एक व्यक्ति सांसद बना 3 महीने के लिए तो उसको जिंदगी पर्यंत पेंशन मिलती रहे, वो मर गया तो उसकी बीवी को पेंशन मिलती रहे, बीवी मर गई तो बच्चे को पेंशन मिलती रहे। माने जिंदगी भर की ठेकेदारी हो गई अगर एक बार आप सांसद बन गए या विधायक बन गए। और वेतन भत्ता तो लेते ही हैं, उसके अलावा फ्री हवाई जहाज टिकट, फोकट की बिजली, फोकट का पानी, फोकट का घर, क्या क्या उनको आप कल्पना कर सकते हैं। जितना 400-500 लीटर हर सांसद को 1 साल का फोकट का पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, उनके सेक्रेटरीज रखने के लिए वेतन अलग से मिलता है, कागज पेन खरीदने के लिए अलग से पैसा मिलता है। माने भारत के राजा महाराजा जिस तरह से लूटखोरी करते थे उससे भी कई गुनी ज्यादा आजकल सांसद करते हैं। और इसलिए हर नेता सांसद बनना चाहता है और पार्टी में घुसकर टिकट लेना चाहता है। पार्टी भले उस टिकट पैसे से बेचे लेकिन आदमी लेने को तैयार है, क्योंकि उसे मालूम है कि जितना वो देगा पार्टी को उससे कई गुना ज्यादा 5 साल में मिल जाने वाला है। इसलिए राजनीति अब एक धंधा बन गई है, और इतना निकृष्ट धंधा बन गई है जिसमें वेश्यावृत्ति से भी ज्यादा नीचे की गिरावट आ चुकी है। वेश्याओं को मैं मानता हूं वो नेताओं से अच्छी हैं, क्योंकि जिससे पैसा लेती हैं रात भर उसी के साथ सोती हैं। ये नेता तो उससे भी नीचे गिरे हुए हैं, जिस पार्टी का टिकट लेके चुनाव जीतते हैं दूसरे दिन किसी दूसरी पार्टी में घुस जाते हैं। इन हरामखोरों को बिल्कुल शर्म नहीं आती। और सत्ता में जाने के लिए, सरकार चलाने के लिए कैसे कैसे गठबंधन होते हैं, कैसे कैसे समझौते होते हैं। जीवन भर जिनको गालियां देते रहे उन्हीं के साथ बैठकर सरकार चलाते। आप देखो ना, कर्नाटक में 2 पार्टियां एक दूसरे को जिंदगी भर से गाली दे रही हैं, जनता दल एस और बीजेपी, अब दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। ये है राजनीति की नैतिकता। वेश्याएं भी बहुत ईमानदार होती हैं कुछ मामलों में, नेता तो वेश्याओं से भी गिरे हुए हैं। ऐसे हालात इस देश में हैं, और मुझे बहुत दर्द है ये कहते हुए कि ऐसे ही देश के लिए भगत सिंह की कुर्बानी हुई है, ऐसे ही देश के लिए ऊधम सिंह की कुर्बानी हुई है, ऐसे ही देश के लिए खुदीराम बोस की कुर्बानी हुई है, और ऐसे ही देश के लिए सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ा, सालों साल भटकते रहे, कभी जर्मनी, कभी रूस, कभी सिंगापुर, और उस भटकन का आज ये नतीजा है कि भारत इतने निकृष्ट स्तर के नेताओं से घिरा हुआ देश बना हुआ है। ऐसे देश में आप बोले तो जनसंख्या बढ़ोतरी से गरीबी नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ोतरी से गरीबी है। जनसंख्या बढ़ोतरी से बेरोजगारी नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ोतरी से बेरोजगारी है। ऐसे देश में हम रहते हैं। कभी कभी शर्म आती है कि ये देश भगत सिंह का है, ऊधम सिंह का है, चंद्रशेखर का है, जिन्होंने सिर्फ अपने जीवन को दांव पर लगाया इसलिए कि आने वाली प्रजा, आने वाली पीढ़ी सुखी रहे। अपना जीवन पूरा दांव पर लगाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी आप सब जानते हैं। आईसीएस में सेलेक्ट हुए थे, टॉपर थे। वो चाहते तो अंग्रेज सरकार की चाकरी करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन आईसीएस में टॉप करने के बाद भी अंग्रेजों की सबसे ऊंची नौकरी को लात मार दिया, ठोकर मार दिया, और इस देश से निकल गए। दूसरे देश में जाकर भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया, आर्मी बनाई,
और उस आर्मी से भारत पर हमला भी किया। अगर सुभाष चंद्र बोस को ये मालूम होता कि मेरे देश में आने वाले 50 साल के बाद इतने भ्रष्टाचारी नेता पैदा होते तो क्या वो ये संघर्ष करते? भगत सिंह ने तो 23 साल की उम्र में तय कर लिया फांसी पर जाना है, देश के लिए शहीद हो जाए। भगत सिंह को अगर ये मालूम होता कि आजादी के बाद इतने हरामखोर भ्रष्टाचारी नेता पैदा होंगे तो क्या भगत सिंह अपनी कुर्बानी देता? खुदीराम बोस ने तो अपनी उम्र के 15वें साल में इस देश में शहादत पाई। अगर खुदीराम बोस को मालूम होता कि मेरे देश के नेता इतने भ्रष्टाचारी निकलेंगे आजादी के बाद, तो क्या खुदीराम बोस की कुर्बानी होती? और ये 2-3 नाम तो मैंने आपको ऐसे ही गिनकर बता दिए। भगत सिंह, ऊधम सिंह, खुदीराम बोस जैसे 6,40,000 क्रांतिवीर थे जिनकी कुर्बानियां हुई हैं, जिनकी शहादत हुई है, तब ये देश आजाद हुआ है 15 अगस्त 47 को। आजादी ऐसे ही नहीं मिली है इस देश को, और अंग्रेजों ने थाल में रखकर हमको आजादी भेंट नहीं की है। आजादी लाने के लिए हमने मूल्य चुकाया है, कीमत चुकाई है, 6,40,000 क्रांतिवीरों की कुर्बानियां दी हैं। दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा मूल्य नहीं चुकाना पड़ा आजादी के लिए। दक्षिणी अफ्रीका अंग्रेजों का गुलाम हुआ, 450 साल गुलाम रहा। 450 साल की गुलामी से आजादी लाने में दक्षिणी अफ्रीका में मात्र 90,000 कुर्बानियां हुई हैं। दक्षिणी अफ्रीका के 90,000 नेता शहादत में शहीद हुए हैं, और भारत में मात्र 250 साल की गुलामी में 6,40,000 कुर्बानियां हुई। अल्जीरिया नाम का एक देश फ्रांस का गुलाम रहा 300-350 साल, और अल्जीरिया में मात्र 10,000 शहादत हुई है, कुर्बानियां हुई हैं, और वो देश आजाद हुआ है। लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश, चिली, कोस्टारिका, कोलंबिया, ये सब गुलाम रहे हैं अलग अलग समय पर ब्रिटेन के, अमेरिका के, लेकिन किसी ने इतनी कुर्बानी नहीं दी है। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने अपनी आजादी लाने में 6,40,000 क्रांतिवीरों की कुर्बानी दी है, और ये कुर्बानी का मूल्य बहुत बड़ा है। इसलिए दिल में दर्द होता है कि आजादी के 50 साल के बाद ऐसा भारत देखने को मिल रहा है जो भयंकर गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी में डूबा हुआ है, जहां के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान बिना रोजगार के सड़क पर मारे मारे फिर रहे हैं। गरीबी दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों को जंगलों से बीन कर विषैले फल खाने पड़ रहे हैं, और उसके बाद उनकी हत्याएं हो रही हैं। ऐसा दृश्य इस देश में देखने को मिलता है। अभी लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, वो मुझे बार बार कहते हैं कि राजीव भाई ये इतना खराब हो गया है हमारा देश, इसको सुधारने का कोई रास्ता है क्या? इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसको ठीक करने का कोई उपाय है क्या? तो मैं सभी को ये कहता हूं कि भाई, दुनिया की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। भारत की ये जो समस्या इतनी बढ़ी हुई है, इसका भी समाधान है, लेकिन इसका समाधान आपके पास है, राजनेताओं के पास नहीं है। आपके पास है, पार्टियों के पास नहीं है। आपके पास है, सरकारों के पास नहीं है। सरकारें बनती हैं और पार्टियां देश में सरकार बनाती हैं, वो आप जानते हैं, नितांत स्वार्थ के लिए। उसके पीछे कोई आदर्श नहीं होता, उसके पीछे कोई मान्यता नहीं होती है, कोई प्राथमिकता नहीं होती है। अगर कोई आदर्श होता, मान्यता होती, प्राथमिकता होती, तो इस तरह के गठबंधन होते कभी? जो जिंदगी भर एक दूसरे को गाली देते हैं, वो मिलकर सरकार चलाते कभी इस देश में? ये तो सारी की सारी सरकारें, सारी की सारी पार्टियां सब मिलकर अगर कुछ करते हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, देश इसमें कहीं भी नहीं। तो जरूर आपको ये कहकर समझाएंगे कि हम सब देश के लिए करते हैं, ये सब झूठ बात है। वो जो भी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, नितांत स्वार्थ के लिए करते हैं। क्योंकि देश के लिए करना है तो बिना सरकार में जाए बहुत कुछ हो सकता है, बिना सरकार चलाए बहुत कुछ हो सकता है, बिना पार्टियों में जाए बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, सभी सरकारों में नहीं जाते हैं, सभी पार्टियां नहीं चलाते हैं, सभी सरकार भी नहीं चलाते। बिना सरकार में जाए, बिना राजनीतिक दल बनाए हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं, आप भी इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बोलेंगे क्या कर सकते हैं? आप चाहें तो इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। आप चाहें तो इस देश को फिर से अमीर और श्रीमंत देश बना सकते हैं। अंग्रेज जब नहीं आए थे इस भारत में, 400 साल पहले की एक छोटी कहानी बताता हूं। ये देश बहुत अमीर देश था, बहुत पैसे वाला देश था, बहुत श्रीमंत देश था।
अंग्रेजों के आने से और विदेशियों के आने से ये देश गरीब हुआ है। विदेशी अगर नहीं आते ये देश में तो ये देश कितना अमीर था। मैं 2-3 माहिती देता हूं, जानकारी देता हूं, दस्तावेजों पर आधारित। भारत के बारे में 50,000 से ज्यादा दस्तावेज पिछले 12 साल में मैंने एकत्रित किए हैं, अलग अलग स्थानों से घूम घूम कर। लंदन में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी उसका नाम है। उस हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी में भारत के बारे में लाखों दस्तावेज हैं, उनमें से 50,000 हम लोगों ने इकट्ठे किए। वो दस्तावेज बताते हैं कि जब अंग्रेज नहीं आए थे, विदेशी नहीं आए थे, तो भारत दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर का देश था, जिसकी आमदनी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा आमदनी वाला देश था। कितनी आमदनी थी? अंग्रेजों के आने के पहले तक इस देश की आमदनी पूरे दुनिया की आमदनी का 35% होती थी। माने जो टोटल वर्ल्ड इनकम है, पूरे विश्व की जो सकल आमदनी है, उसका 35% आमदनी अकेले भारत की थी। और दूसरी जानकारी कि दुनिया के बाजार में जितना सामान बिकता था, उसमें भारत का सामान 33% बिक्री होता था। माने वर्ल्ड मार्केट में भारत का जो एक्सपोर्ट था वो 33% होता था। अब विश्व के बाजार की कुल आमदनी का 35% भारत का था, और विश्व के बाजार में जितनी वस्तुएं बिकती थी उसका 33% भारत बेचता था। इसका मतलब क्या हुआ? विश्व की लगभग 1/3 आमदनी भारत के पास थी, और विश्व का लगभग 1/3 एक्सपोर्ट भारत के कब्जे में था। दूसरा कोई देश अगर भारत के सामने था, कंपटीशन देने वाला था, वो चीन था। विश्व की कुल आमदनी का 27% हिस्सा चीन के पास था, 33% भारत के पास था। विश्व के बाजार में कुल 22 से 23% सामान चीन के बिकते थे, 33% सामान भारत के बिकते थे। अब जब कोई देश इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो ये कैसे संभव हो सकता है? कोई देश से निर्यात हो रहा है तो ये तभी संभव होता है जब उस देश में उत्पादन हो, नहीं तो निर्यात किस चीज का करेंगे? अगर प्रोडक्शन नहीं है तो आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे? इसका अर्थ ये हुआ कि 33% एक्सपोर्ट था वर्ल्ड मार्केट में, तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन कुछ होता होगा। तो मैंने वो जानने की कोशिश की तो पता चला 36 तरह के इंडस्ट्रीज इस देश में चलते थे, जब इंग्लैंड में एक भी इंडस्ट्री नहीं थी। इंग्लैंड में इंडस्ट्री शुरू हुई 1760 के बाद, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, और भारत में इंडस्ट्रीज चलती थी अंग्रेजों के आने के बहुत साल पहले से। और यहाँ जो 36 तरह के उद्योग चलते थे उसमें सबसे बड़ा उद्योग था लोहा बनाने का उद्योग, स्टील बनाने की इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी होती थी। और लोहा सबसे अच्छा भारत में इसलिए बनता था क्योंकि लोहे बनाने के लिए जो कच्चा माल लगता है, आयरन ओर, वो सबसे अच्छे क्वालिटी का भारत में ही है। भारत में 4-5 राज्य ऐसे हैं जहां बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर निकलता है। एक कर्नाटक है, दूसरा झारखंड है, तीसरा आपका पड़ोसी छत्तीसगढ़ है, चौथा एक राज्य है बहुत छोटा सा, उसका नाम है गोवा। ये 4 राज्यों में बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर निकलता है। और एक 5वां राज्य है जहां कुछ कम क्वालिटी का आयरन ओर निकलता है, वो है मध्य प्रदेश। और अभी पता चला है कि उड़ीसा में भी बहुत अच्छे कच्चे लोहे का भंडार है, जिसको निकालने के लिए और स्टील बनाने के लिए बाहर के देशों की कंपनियां जीभ लपलपाते यहां उड़ीसा में आ रही हैं। आपने देखा भी नवीन पटनायक सरकार ने जो समझौते किए हैं विदेशी कंपनियों के साथ लोहा बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए, ये बाहर की कंपनियां क्यों आ रही हैं? वो पॉस्को स्टील यहां क्यों आया? इसलिए कि अभी पता चल गया थोड़े दिन से कि उड़ीसा में भी लोहे का भरपूर भंडार है। अभी तक ये माना जाता था कि छत्तीसगढ़ में ही कच्चा लोहा है, झारखंड में है, कर्नाटक में है, गोवा में है, मध्य प्रदेश में। अब पता चला उड़ीसा में भी बहुत अच्छा लोहा है और ऊंची क्वालिटी का है। इसलिए हर विदेशी कंपनी की नजर उड़ीसा पर लगी हुई है कि यहां आओ और कच्चा लोहा निकालो खोदकर और उसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट करो और उससे मुनाफा कमाओ। भारत में ये लोहे की उद्योग हजारों साल पुरानी है और लोहा बनाकर हम बेचने का काम बहुत साल से करते रहे हैं। और भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हजारों साल तक लोहे का ही रहा है। और आप सोचो कि जब हम लोहा बेचते थे आज से 500 साल पहले, तो बदले में हमको सोना मिलता था।
चांदी मिलती थी, हीरे जवाहरात मिलते थे। उस जमाने में क्या होता था, करेंसी नहीं चलती थी, रुपया नहीं चलता था। हम लोहा बेचते थे, बदले में सोना मिलता था। लोहा बेचते थे, चांदी मिलती थी। लोहा बेचते थे, हीरे जवाहरात मिलते थे। आप सोचो, दुनिया में ऐसा भी एक देश था जो लोहा बेचकर सोना कमाया, और 1000 साल हमने लोहा इतना बेचा कि भरपूर मात्रा में इस देश में सोना आ गया, और सोना इतना ज्यादा आ गया कि भारत के नागरिकों ने सोने का न सिर्फ अपने जीवन में इस्तेमाल किया, बल्कि बचे हुए सोने से इस देश में मंदिर बना दिए। सोने के मंदिर इसी भारत में मिलते हैं। दुनिया के किसी देश में सोने की मस्जिद नहीं है, दुनिया के किसी देश में सोने का गिरजाघर नहीं है। सोने के मंदिर इस देश में है। और आप क्या मानते हैं कि कितने सोने के मंदिर हैं? मैं जब भारत के विद्यार्थियों से पूछता हूं, बताओ भारत में कितने सोने के मंदिर हैं, तो कहते हैं अमृतसर का स्वर्ण मंदिर एक, बस। इसके आगे बताओ तो मालूम ही नहीं। भारत के दस्तावेज बताते हैं कि भारत में 23,80,000 सोने के मंदिर हैं, और इन मंदिरों में या तो मंडपम सोने का है, या तो छत्रपम सोने का है, या तो दरवाजे सोने के हैं, या तो खिड़कियां सोने की हैं, या तो दीवारों पर सोने की कारीगरी की गई है, या तो भगवान की मूर्ति सोने की है, या भगवान की मूर्ति के ऊपर लगा हुआ छत्र सोने का है, या दानपात्र सोने का है, या रेलिंग सोने की है। ऐसे 23 लाख से ज्यादा मंदिर हैं जो सोने के इस्तेमाल से बने हैं। और इन मंदिरों में अभी कितना सोना आता है और 500 साल पहले कितना आता होगा, कल्पना करें। एक मंदिर है तिरुपति बालाजी का, जहां हर साल आज भी 350 किलोग्राम सोने का दान आता है, इतने गरीबी के बाद भारत में जब 44 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, तब इस देश में एक मंदिर है तिरुपति बालाजी, जहां हर साल 350 किलो सोने का दान आता है। दूसरा मंदिर है वैष्णो देवी का, जहां हर साल 280 किलो सोने का दान आता है। ऐसे भारत में हजारों मंदिर हैं। जब 500 साल पहले भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था, तब इन मंदिरों में कितना सोने का दान आता होगा, सोचो। अब गरीबी के समय में इतना आता है, तब कितना आता होगा। और आपको शायद मालूम नहीं है, तिरुपति बालाजी के सोने के दान का, माने तिरुपति बालाजी के मंदिर में आए हुए सोने के दान का आंध्र प्रदेश की सरकार अपने बजट के लिए इस्तेमाल करती है। ये स्थिति हमारे मंदिरों की है। तो कोई देश सोने के मंदिर कब बनाता है? जब उस देश में जरूरत से ज्यादा सोना आता है। और जरूरत से ज्यादा सोना भारत में कहां से आया? भारत की जमीन में तो सोना पैदा होता नहीं है। भारत में सिर्फ एक जिला है कर्नाटक में, कोलार, जहां सोना निकलता है, बाकी तो कहीं सोना निकलता नहीं है। ये सारा सोना विदेशों से आया है, और पिछले 1000 साल जो हमने निर्यात किया लोहे का, एक्सपोर्ट किया, उसके बदले में ये सोना पाया है। ऐसा देश रहा है भारत। इसलिए इस देश को सोने की चिड़िया कहा गया। और सिर्फ लोहे का ही निर्यात नहीं होता था इस देश से, कपड़े का निर्यात होता था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसकी बहुत अच्छी थी, मसालों का निर्यात इस देश से बहुत ऊंचे स्तर पर होता था, दवाओं का निर्यात बहुत होता था। आयुर्वेद में 36 तरह के प्रोडक्ट्स थे जिनका एक्सपोर्ट होता था। उसके बदले में सोना चांदी हीरे जवाहरात मिलते थे, और वो पैसा इतना अधिक था कि ये समृद्धशाली देश बना, और ये सोने की चिड़िया देश बना। और ऐसे इतनी बड़ी लूटमार एक एक मंदिर की हुई, तो संपत्ति कितनी रही होगी, समृद्धि कितनी रही होगी। तो ये समृद्धशाली देश था, पैसा वाला देश था, श्रीमंत देश था। इसलिए विदेशी इसको लूटने के लिए आए। कुछ विदेशी आए अपनी सेनाएं लेकर इस देश को लूटने के लिए। कुछ विदेशी आए जिन्होंने सेनाएं लूटने के बाद इस देश में राज भी किया और लगातार लूटते रहे। और कुछ विदेशी ऐसे आए जिन्होंने कंपनियां बनाई और कंपनियों की मदद से लूटा, और बाद में इस देश पर 250 साल राज किया। ये थे सब लुटेरे, चाहे अंग्रेज हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे डच लोग हो, चाहे मुगल बादशाह रहे हो, चाहे खैबर दर्रे से आने वाले इस्लाम को मानने वाले राजा रहे हो। ये सब लुटेरे थे, लूटने आए थे इस देश को। कोई देने के लिए नहीं आया था, कुछ यहां से ले जाने के लिए आए थे। और ये लूट होती रही, और हम मूर्ख लोग हिंदुस्तानी अपने को लुटवाते रहे। और इस लूटवाने में हमारा जो एक सिद्धांत था वो सबसे ज्यादा मदद करता रहा, अतिथि देवो भव। जिसको भी कहो अतिथि देवो भव, माने कोई भी विदेशी लुटेरा आया, अतिथि देवो भव, आ जाओ भाई,
खीर पूड़ी खाओ, लूट के लेके जाओ इससे। इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि दक्षिण भारत में केरल राज्य में कालीकट का एक राजा था, झामोरी।